गुड इवनिंग साथियों। आप लोग को जैसा इसके पहले बताया गया था कि दो टॉपिक इसके पहले दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित खत्म हो गए थे। तीसरा है वाक दोष। इसमें से भी क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है और लाहन एवं कॉफमैन के अनुसार यह डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों देखिए, इस डिफिनेशन में लाहन ने क्या बताया है। वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। कहने का मतलब है कि लाहन और कॉफमैन ने ये दोनों ने मिलकर क्या बताए हैं कि जो मधुर वाणी मुख से या भाषा से निकलती है और क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति होती है, मतलब अपनी भाषा में, मातृभाषा में, अपने शब्दों में बताने का जो प्रयास किया जाता है वो क्या है, वाक दोष संबंधित है। ये किसके हैं, लाहन और कॉफमैन के। उसके बाद में आगे जब इस प्रकार उपयुक्त से अलग या भिन्न स्थिति उत्पन्न होती है तो यह स्थिति वाक क्या होती है, दोष कहलाती है। कहने का मतलब है कि जब इस प्रकार उपयुक्त से अलग या भिन्न स्थिति उत्पन्न होती है तो यह स्थिति क्या कहलाती है, वाक या दोष कहलाती है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, हकलाने तथा दोषयुक्त वाणी वाले बालक में वह बालक आते हैं जो नाक से बोलते हैं। जैसे कोई बच्चा नाक से बोलता है, एग्जाम्पल तौर पे अंगनम, अंकम, कंचन, मतलब जो किसी भी अक्षर पर अंक बिंदी जो लगी और नाक से उच्चारण होता है। अब क्या है, कर्कश स्वर में बोलते हैं। कर्कश स्वर मतलब बहुत फटी आवाज, या तुतलाते या हकलाते हैं। अब देखिए दोष, इसके दोष क्या हैं, इसके दोष में अशुद्ध उच्चारण, मतलब शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। हकलाना, आवाज की समस्या तथा अंगी दोष। क्या है, आवाज की समस्या तथा क्या है, अंगी दोष। अब इसकी देखिए वाक दोष की विशेषताएं। वाक दोष की विशेषताएं क्या हैं साथियों, वाक दोष की विशेषताएं हैं, ऐसे बच्चे जब बोलते हैं तो उनकी बात अस्पष्ट क्या होती है, नहीं हो पाती है। उनकी बात क्या होती है, अस्पष्ट नहीं हो पाती है। ये धारा प्रवाह नहीं बोल पाते हैं। धारा प्रवाह का मतलब जैसे लयात्मक रूप से नहीं बोल पाते हैं, मतलब रुक रुक के बोलते हैं। अगला पॉइंट है, इनके तालु और जबड़े में दोष होता है। इनके किसमें, तालु और जबड़े में क्या होता है, दोष होता है, जिसके कारण ये शब्दों का सही उच्चारण क्या करते हैं, नहीं कर पाते हैं। जो वाक दोष वाले बच्चे होते हैं इनमें तालु और जबड़े में जब दोष हो जाता है तो शब्दों का सही उच्चारण क्या करते हैं, नहीं कर पाते हैं। ये नाक से बोलते हैं। किससे बोलते हैं, नाक से बोलते हैं। पांचवा पॉइंट है, ये शब्दों को बोलने में समय लेते हैं। जैसे में हकलाकर बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं, एग्जाम्पल में पानी ओनिस, मतलब दोनों शब्दों के बीच में क्या कर लेते हैं, समय लेते हैं। वाक दोष के प्रकार। वाक दोष के प्रकार साथियों देखिए, वाक दोष के 6 प्रकार हैं। वाक दोष के कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार के होते हैं वाक दोष। चलिए पहला देखिए वाक दोष कौन सा है। पहला वाक दोष है कि प्रक्रियात्मक तथा उच्चारणात्मक दोष। प्रक्रियात्मक और क्या होता है, उच्चारणात्मक क्या होता है, दोष, पहला। दूसरा क्या है, हकलाना। तीसरा क्या है, आवाज की समस्या, मतलब आवाज बहुत स्पष्ट क्लियर नहीं आती है। ये भी क्या है, एक वाणी दोष का क्या है, समस्या है। वाक दोष का क्या है, समस्या है। अंगी वाणी के दोष। अंगी वाणी के दोष मतलब जो तालु और जबड़े में जो समस्या होती है उसकी वजह से जो वाणी में दोष होता है, विकार होता है, वह क्या है, अंगी वाणी दोष है। कम सुनने वाले बच्चे के साथ वाणी की समस्या। जो बच्चे कम सुनते हैं उनके सुनने बच्चों के साथ वाणी की क्या होती है, समस्या होती है। देर से बोलने वाले का विकार। जो देर से बोलते हैं, जो बच्चे क्या होते हैं, जो बहुत देर से बोलते हैं, उनके साथ क्या होता है, यह भी एक विकार है, वाक दोष का विकार ही है। वाक दोष वाले बालकों की शिक्षा।
वाक दोष वाले बालकों की शिक्षा क्या है? निम्न प्रकार से होनी चाहिए। वाक दोष वाले बालकों की शिक्षा क्या है? निम्न प्रकार से होनी चाहिए। पहला क्या है? पर्याप्त अभिप्रेरणा प्रदान करना। क्या करना है? पर्याप्त अभिप्रेरणा प्रदान करना। दूसरा क्या है? दोष पर बल न देना। दोष पर क्या करना? दोष पर बल न देना। तीसरा क्या है? सही निदान करना। तीसरा क्या है? सही निदान करना। सही निदान करना। चौथा है उपयुक्त वाक अभ्यास। उपयुक्त वाक अभ्यास, ज़्यादा से ज़्यादा उनको किसी शब्दों को बोलने का उच्चारण कराइए, अभ्यास कराइए, तभी बच्चे जो है स्पष्ट तरीके से बोलने का प्रयास करेंगे, सीख जाएंगे। पांचवा है, पांचवे में वातावरण का शांत आनंदपूर्ण बनाना। वातावरण अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा, शांत होगा, तो बच्चों को सीखने में बहुत ही अच्छी भूमिका होगी। अगर वातावरण बहुत खराब होगा तो बच्चे भी बहुत अच्छे सीख नहीं पाएंगे। अर्थात कहने का मतलब जहाँ पर ज़्यादा शोरगुल होता है, क्या होता है? शोरगुल होता है। जब शोरगुल होगा तो बच्चों को न तो कोई चीज़ समझ में आएगी और यह नहीं समझ पाएंगे बच्चे, यह नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि हमको बोलना क्या है, किस तरीके से हमको अपने आप को प्रेजेंट करना है। यह चीज़ नहीं कर पाते हैं बच्चे। छठा ऑप्शन, लज्जा एवं घबराहट से बचाव। जो बच्चे बहुत शर्मीले मिजाज के होते हैं उनके भी साथ इस प्रकार की समस्या होती है और पढ़ने में उनको समस्या हो सकती है। घबराहट, जैसे कुछ बच्चे होते हैं क्लास में, अगर उनसे कोई टीचर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो खड़े होते ही क्या होते हैं? घबराने लगते हैं। वो सही तरीके से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं अध्यापक के सामने, क्योंकि वो सोचते हैं कि क्लास में कोई अगर मैं बोलूँगा तो मेरा कोई लड़की या कोई लड़का मेरा हंसी या मजाक बना लेगा। तो इससे भी समस्या क्या होती है? शिक्षा में होगी। किसकी वजह से? वाक दोष वाले बालकों में। लज्जा और घबराहट से बचना चाहिए। पॉइंट था वाक दोष, वाक दोष खत्म हो गया। अब चौथा पॉइंट आपका आ रहा है अस्थिबाधित बच्चे। अस्थिबाधित बच्चे मतलब जो दिव्यांग बच्चे होते हैं। दिव्यांग मतलब विकलांग बच्चे, जो हाथ पैर से विकलांग, अस्थियों से, हड्डियों से विकलांग होते हैं, वे बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए साथियों, आप लोगों को अस्थिबाधित बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी अस्थियां और अस्थियों के जोड़ अथवा शरीर में विभिन्न मांसपेशियों सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती है, मतलब अच्छे से कार्य नहीं कर पाती है। जैसे क्या है, किसी बच्चे का हाथ टूट गया तो क्या है, जिस प्रकार से पहले उसका हाथ काम कर रहा था, अब क्या है, टूटने के बाद उस प्रकार से काम करना बंद कर देगा। मतलब पूर्णतः बंद नहीं होगा, हल्का फुल्का पहले की अपेक्षा कुछ कम काम करना बंद कर देगा। उनकी कार्य करने की क्षमता इतनी कम हो जाती है, जिनकी मांसपेशियां कमजोर हो टूट जाती हैं, उनके कार्य करने की क्षमता बहुत ही कम हो जाती है कि उन्हें कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल हाथ पैर की आवश्यकता पड़ती है। जिनके हाथ पैर टूट जाते हैं उनको या तो क्या है, प्लास्टिक का हाथ पैर लगता है, और इससे क्या होता है, कुछ बालकों का मस्तिष्क ठीक प्रकार से कार्य न करने की वजह से उनका हाथ पैर भी कार्य नहीं करता है। कुछ बच्चों या कुछ बालकों का मस्तिष्क ठीक प्रकार से कार्य न करने की वजह से उनका हाथ पैर कार्य नहीं करता है। अस्थि बाधित बच्चों की पहचान। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे साथियों? देखिए, शारीरिक अंगों पर समुचित नियंत्रण न होना। शारीरिक अंगों पर समुचित मतलब अच्छा नियंत्रण आप नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या है, इस प्रकार की समस्या हो सकती है। मतलब आप कहीं पर रास्ते में जा रहे हैं तो अपने हाथ और पैर को अच्छे से कहीं नहीं रख रहे हैं, कहीं पर पैर में चोट आ जा रही है, कहीं गिर जा रहे हैं तो हाथ पे चोट आ रही है, तो इस प्रकार समस्या से बचना चाहिए। नहीं तो अगर नियंत्रण आप ध्यानपूर्वक नहीं काम करेंगे तो समस्या आपके अंगों पर जरूर आ जाएगी, चाहे हाथ पे, चाहे पैर में, चाहे सर में, कहीं भी। फिर अगर देखिए, बैसाखियों की सहायता से चलना। अगर कोई बच्चा बैसाखी की सहायता से चल रहा है तब यह पता हो जाता है कि यह बच्चा पैर से विकलांग है, दिव्यांग है। लड़खड़ा कर चलना अगला पॉइंट है, लड़खड़ा कर चलना। अगर कोई बच्चे के पैर में चोट आई है तो वह पैर सामान्य जैसा पहले चलता था वैसे नहीं चल पाएगा, क्योंकि वह पैर उस तरीके से नहीं रखेगा, पहले की अपेक्षा हल्का फुल्का लड़खड़ाते हुए चलेगा। फिर चौथा पॉइंट, चलते चलते गिर जाना। क्या है? चलते चलते गिर जाना। चलते चलते क्या आ जाएंगे? गिर जाएंगे, कमजोरी से महसूस होना। जोड़ों में दर्द रहना,
शरीर के जितने जोड़ हैं वहाँ पर क्या होना, दर्द का रहना, दर्द सा हमेशा बना रहना। छठा पॉइंट, चलने में कठिनाई का अनुभव करना। अगर आप चलते समय चल रहे हैं तो कठिनाई का अनुभव, मतलब आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है और आप चल नहीं पाएंगे, ऐसा फील होता है कि मैं गिर जाऊंगा, तो इस प्रकार की समस्याओं का अनुभव करना। सातवां पॉइंट है कि नकली अंगों की सहायता लेना। नकली अंगों की सहायता मतलब कृत्रिम अंगों की सहायता लेना। नकली अंगों मतलब कृत्रिम अंग, कृत्रिम अंग का मतलब आर्टिफिशियल। कौन सा अंग? कृत्रिम अंग। कृत्रिम अंग को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल बोलते हैं। इनकी सहायता लेना। अगला पॉइंट है वस्तुओं को उठाने व रखने में कठिनाई का अनुभव करना। अगर किसी वस्तु को आप उठा रहे हैं और कहीं पर रख रहे हैं, इनको रखने में क्या करना, कठिनाई का अनुभव करना। इस प्रकार की समस्या बनी रहती है। अब देखिए यह पहचान हो गई, पहचान के बारे में आप पहचान करना जान गए। अब आता है अगला पॉइंट, अस्थिबाधिता के कारण। अस्थिबाधिता के कारण में क्या है साथियों? अस्थिबाधिता के कारण में जन्मजात अनियमितता के कारण। अगर आप जन्मजात अस्थिबाधित है मतलब पैदा होने के बाद आपके पैर या हाथ में या कान में किसी प्रकार की समस्या हो, या अनियमितता मतलब जन्मजात ही समस्या बन गई। अब क्या है? दूसरा है दुर्घटना के कारण। आप कहीं रास्ते में किसी दुर्घटना के कारण या पैर से या हाथ से विकलांग हो गए, टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, इस प्रकार की समस्या के कारण। बीमारी के कारण। बीमारी का क्या है? किसी भारी बीमारी या किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाने से किसी अंग का प्रभावित हो जाना, यह भी क्या अस्थिबाधिता के कारण है। अब देखिए अस्थिबाधित बच्चों की शिक्षा। जो अस्थिबाधित बच्चे उनकी शिक्षा कैसी होगी? प्रशिक्षित अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य करवाना। ठीक है, जो ट्रेन टीचर हैं, जो स्पेशल एजुकेटर वाले टीचर हैं, उनसे अध्यापक शिक्षण के क्या करना, कार्य करवाना। ठीक है, अगला है विशेष कक्षाओं के आयोजन द्वारा, मतलब स्पेशल प्रकार की कक्षाओं का आयोजन करा करके, अतिरिक्त कक्षा के सृजन से। अगला पॉइंट है तीसरा है कि अतिरिक्त कक्षा के सृजन से। ठीक है, अतिरिक्त कक्षा के सृजन से तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है? विशेष विद्यालयों के निर्माण से। जो स्पेशल विद्यालय हैं, दिव्यांग बालक वाले जो विद्यालय हैं, वो उस विद्यालयों के निर्माण से इनकी शिक्षा में क्या होती है, बढ़ोतरी की जा सकती है। अगला पॉइंट है पांचवा, पाठ्यक्रम को आवश्यकता अनुसार बनाकर, मतलब जो अस्थिबाधित बच्चे हैं इनको देखते हुए उनका जो सिलेबस है उनकी जरूरतमंद मतलब आवश्यकता के अनुसार सिलेबस उनका बनाया जाए, जिससे कि उनको पढ़ने में, शिक्षा ग्रहण करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, अगला पॉइंट है छठा, अधिगम अनुभव करवा करके। अधिगम अनुभव मतलब आपने कितना सीखा है। बच्चे ने अपनी पढ़ाई के दौरान, अस्थिबाधित बच्चे अपनी पढ़ाई के दौरान कितना अनुभव किया है और कितना सीखा है, इसके बारे में। सातवां पॉइंट है आर्थिक सहायता द्वारा। क्या है? आर्थिक सहायता द्वारा। ठीक है, सातवां पॉइंट हो गया। आठवां पॉइंट है सहायक सामग्री प्रदान करके। जो टीएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है? टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। कहने का मतलब जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, यह जो है बच्चों को, अस्थिबाधित बच्चों को सामग्री प्रदान करके उनको शिक्षा ग्रहण करवाना या सहायक सामग्री प्रदान करना। ठीक है, नौवां है मनोवैज्ञानिक परामर्श दिलवाकर। किसी मनोवैज्ञानिक से क्या करना, परामर्श आप दिलवाना, और यह परामर्श दिलवा करके उनको शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा जिससे ना हो। ठीक है, आता है क्या सामान्य बच्चे। सामान्य बच्चे देखिए, सामान्य रूप से शारीरिक एवं मानसिक क्षमता वाले बच्चों की सामान्य बच्चे कहा जाता है। कहने का मतलब ध्यान समझिए, सामान्य रूप से जो क्या है, शारीरिक एवं मानसिक क्षमता वाले बच्चों को सामान्य बच्चे कहा जाता है। जो मानसिक और शारीरिक क्षमता वाले बच्चे हैं, जो सामान्य रूप से हैं, उनको क्या बोला जाता है, सामान्य बच्चे कहा जाता है।
सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि IQ लेवल क्या है, सामान्य बच्चों का IQ लेवल कितना है, IQ लेवल इसी को बोलते हैं IQ लेवल कितना है, 90 से कितना है 110, 90 से 110 है। ठीक है साथियों, अब देखिए 90 से 110 यह क्या है, बुद्धि लब्धि सामान्य बच्चे की है। अब क्या है, चलिए अगला विशिष्ट बच्चे। विशिष्ट बच्चे में जो सामान्य बच्चों की तरह कार्यों को संपादित नहीं कर पाते हैं वे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। कहने का मतलब जो सामान्य बच्चे क्या है, किसी कार्य को पूरा अच्छे तरीके से कर ले जाते हैं, वो सामान्य बच्चे थे। लेकिन अब विशिष्ट में क्या है, देखिए विशिष्ट में ये है कि जो सामान्य बच्चों की तरह कार्यों को संपादित नहीं कर पाते हैं वे क्या कहलाते हैं, विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। इस प्रकार की श्रेणी में शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे, बाल अपराधी, असमायोजित, समस्याग्रस्त, सामवेगिक, अस्थिरता युक्त आदि प्रकार के बच्चे सम्मिलित हैं। आदि प्रकार के बच्चे क्या हैं, सम्मिलित हैं। किसमें, विशिष्ट बच्चे। ये सब इतनी प्रकार की समस्याओं से जो बच्चे सम्मिलित हैं, जो बच्चे इस प्रकार की समस्याओं में सम्मिलित हैं, वो सब बच्चे क्या कहलाएंगे, विशिष्ट बच्चे। तो देखिए बहुत ही अच्छी डिफिनेशन, बहुत ही बार पूछी गई डिफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। इंपॉर्टेंट डिफिनेशन यह है साथियों, हैबिट एवं फोरनेस। हैबिट एवं क्या है, फोरनेस। यह जो है हैबिट एवं फोरनेस के अनुसार है। हैबिट एवं फोरनेस ने बताया है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बताया है। हैबिट एवं फोरनेस ने क्या बताया है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को क्या बताया, दुर्लभ गुणों वाला बताया है। ठीक है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान या लक्षण। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और लक्षण में अब देखिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों से विशिष्ट लक्षणों वाले होते हैं। सामान्य बच्चों में निम्न विशिष्ट प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। सामान्य बच्चों में निम्नलिखित विशिष्ट प्रवृत्तियां पाई जाती हैं और यह अंतर्मुखी, कौन बच्चे, यह अंतर्मुखी, निराशावादी, सामवेगी, स्थिर, शर्मीले, निष्क्रिय, आत्म केंद्रित और चिंताग्रस्त, ये सब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान या लक्षण हैं, जिनके अंतर्गत अनेक प्रकार के शब्दावलियां हैं। यह अंतर्मुखी होते हैं, यह निराशावादी होते हैं, इनमें कोई आशा ही नहीं है, यह सामवेगी होते हैं, इनमें स्थिरता बनी रहती है। इस प्रकार के बच्चे बहुत शर्मीले मिजाज के होते हैं, यह बहुत निष्क्रिय होते हैं, किसी कार्य के प्रति इनके अंदर सक्रियता बिल्कुल नहीं होती है। आत्म केंद्रित होते हैं, मतलब यह इनको कोई चीज़ जैसे नहीं पता है तो कहते हैं कि मैं कर लूँगा स्वयं, लेकिन किसी से पूछने जाऊँगा नहीं। तो चिंताग्रस्त, ये क्या होते हैं, अपने मन ही मन किसी बात को लेकर के चिंतित होते हैं और चिंताग्रस्त बने रहते हैं। और निर्भर प्रवृत्ति, कभी कभी उग्र एकाकी भावना वाले होते हैं। इन क्या है, इन चिंताग्रस्त निर्भर प्रवृत्ति के होते हैं और कभी कभी उग्र, जब क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा जाते हैं तो बहुत एकाकी भावना वाले होते हैं। कभी कभी उग्र भी हो जाते हैं और कभी कभी क्या है, एकाकी भावना वाले होते हैं। मतलब इनको अकेले में रहना पसंद अच्छा होता है, किसी और के पास से जाती नहीं है, ना तो कभी किसी से बातें करने का इनका मन ही करता है। इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं। चलिए अगले में क्या है, विशिष्ट बालकों के पहचान के तरीके। अब इनको पहचानेंगे कैसे, अब देखिए पहचानने के तरीके क्या है। पहचानने के तरीके निरीक्षण द्वारा, पहला क्या है, निरीक्षण के द्वारा। दूसरा है चिकित्सीय परीक्षण के द्वारा, चिकित्सा करवा करके, मतलब मेडिकल करवा करके। ठीक है, मानसिक परीक्षण द्वारा, मानसिक जो इनके मानसिक परीक्षण होते हैं उसका टेस्ट करवा करके। ठीक है, TAT को बोलते हैं थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है, TAT का फुल फॉर्म क्या है, TAT, इसका फुल फॉर्म क्या है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इसको किसने दिया था, इसको दिए थे
मार्गन और मुरे ने। किसने दिया था? मार्गन। इसको किसने दिया था? मार्गन और मुरे। टीएटी को किसने दिया था? मार्गन और मुरे ने। चलिए अगला है, हर्मन रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण आदि द्वारा पता लगाया जा सकता है। मानसिक इनका जो परीक्षण का टेस्ट कराया जाता है टीएटी के द्वारा, और हर्मन रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया था? हर्मन रोसा ने ही दिया था। आदि द्वारा पता लगाया जा सकता है। चौथा है, शैक्षिक परिणामों के द्वारा। किसके द्वारा? शैक्षिक परिणामों के द्वारा। चौथा है, हो गया। पांचवा, व्यवहार के अवलोकन के द्वारा। उनके व्यवहार में आप अवलोकन करके चेक करेंगे क्या इनका व्यवहार कितना अच्छा था, कितना खराब था। इस प्रकार की पहचान से जान जाएंगे कि विशिष्ट बालक है कि सामान्य बालक है। चलिए छठा, समाज मिति एवं साक्षात्कार के द्वारा कितने समाज के प्रति जागरूक है। और यह साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? इंटरव्यू के द्वारा कोई चीज़ उनसे पूछिए, किसी प्रश्न को पूछिए, और वह अगर आसानी से अच्छे से बता ले जाते हैं तो लगता है कि यह क्या है? सामान्य बालक हैं। अगर उनको बताने में किसी प्रकार की झिझक या किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है, समस्या, तो वे क्या कहेंगे? विशिष्ट बालकों की पहचान के श्रेणी में आएंगे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे की विशेषताएं। अब देखिए विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की विशेषताएं क्या है। पहला है विशिष्ट, पहले में विशिष्ट लक्षण, गुण, स्वरूप सामान्य बच्चों से विशिष्ट होते हैं। दूसरा है कि एक विशिष्ट बच्चे सामान्य कक्षा, कक्ष एवं सामान्य शिक्षा के कार्यक्रमों से पूर्णतया लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। तीसरा है, तीसरे में विशिष्ट बच्चे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा शैक्षिक उपलब्धियों जैसे सभी धाराओं में क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं या सम्मिलित होता है। सभी प्रकार की धाराओं में क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। जैसे विशिष्ट प्रकार के बच्चे जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, इन प्रकार के जो विशिष्ट बच्चे हैं वे सभी प्रकार की धाराओं से सम्मिलित होते हैं। ऐसे ही आप लोगों को अब अगला टॉपिक रहेगा प्रतिभाशाली बच्चे। साथियों, आप लोगों को बहुत औपचारिक तरीके से विद्यालय में जिस प्रकार के शिक्षण कार्य करवाकर नोट्स बनवाए जाते हैं, उसी प्रकार से ही आपको एक बेहतरीन नोट्स तैयार हो जाएगा। आप लोग डेली क्लास को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे कि सभी साथी इस चैनल से जुड़ जाएं और जुड़ने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगली क्लास आपकी नेक्स्ट डेज।